नमस्कार, देश की बात में स्वागत है आपका। मैं हूं ताबिश हुसैन। जापान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी पहुंच गए हैं और पापुआ न्यू गिनी में प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत किया गया। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने पीएम मोदी के पैर भी छुए और वहां का जो पारंपरिक स्वागत है उस तरीके से उनका स्वागत भी किया गया। पापुआ न्यू गिनी सरकार ने परंपरा को तोड़ते हुए यहां पर पीएम मोदी का स्वागत किया और यहां पर पीएनजी में आपको बताएं, सूर्यास्त के बाद किसी भी विदेशी मेहमान का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत नहीं किया जाता है, लेकिन भारत की अहमियत को देखते हुए यहां पर पापुआ न्यू गिनी सरकार ने यह फैसला किया। और ये तस्वीरें आप देखिए, जिस वक्त पीएम मोदी वहां पर पहुंचे तो जो वहां के पीएम है उन्होंने उनका स्वागत किया और इस तरह से तस्वीरें वहां की उस वक्त के सामने आई जब पैर छूकर उन्होंने पीएम मोदी का जो है स्वागत यहां पर किया। बहुत ही महत्वपूर्ण तो जापान के दौरे के बाद पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी यहां पर पहुंचे हैं और जैसे कि हमने आपको बताया, जो इस देश के अंदर सूर्यास्त के बाद जो है जो विदेशी मेहमान अगर पहुंचते हैं तो राजकीय सम्मान के साथ उनका स्वागत नहीं किया जाता है। लेकिन भारत की अहमियत को आप समझिए, जब पीएम मोदी यहां पर पहुंचे तो उनके स्वागत के लिए सब वहां पर मौजूद रहे। वहां के पीएम हैं, उन्होंने खुद पैर छूकर पीएम मोदी को यहां पर रिसीव किया। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, पीएम यहां पर पहुंच गए हैं, तस्वीरें हमने देखी उनके स्वागत की भी। अब इस दौरे की अहमियत को जरा आप समझाइए, कितना अहमियत रखता है इस बार का पापुआ न्यू गिनी का पीएम का दौरा? जी देखिए, ये प्रधानमंत्री मोदी का ही पहला दौरा नहीं। देखिए, मुझे टॉक बैक में आवाज वापिस आ रही है। पीसीआर प्लीज फिक्स कीजिए। ताबिश, मैं आपको ये बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी का ही नहीं बल्कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है पापुआ न्यू गिनी का। और जब यहाँ पे प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो देखिए किस तरीके से उनका स्वागत किया गया है। जो पीएनजी के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने पैर छूकर प्रधानमंत्री का आशीर्वाद चाहा, उनका स्वागत किया। ये दिखाता है कि किस तरीके से जो पापुआ न्यू गिनी है वो प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा था। 2016 में जरूर तब के जो राष्ट्रपति थे उस समय प्रणब मुखर्जी, वो देश गए थे, लेकिन किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री का यह पहला दौरा और उसकी अहमियत इस बात से जाहिर होती है। जैसा कि आपने कहा कि सूर्यास्त के बाद जो समारोह है वो नहीं होता है, लेकिन एक भव्य समारोह के जरिए उनका स्वागत किया गया प्रधानमंत्री मोदी का। और कल जो बैठक का सिलसिला है सुबह से शुरू होगा, उसमें द्विपक्षीय बातचीत तो होगी ही, लेकिन साथ ही साथ जो यहाँ पर फोरम फॉर जो इंडो पैसिफिक कॉपरेशन, आइलैंड कॉपरेशन है, उसकी जो बैठक होगी वो काफी अहमियत रखती है। 14 देश उसमें शामिल हैं। भारत के प्रधानमंत्री और पीएनजी के प्रधानमंत्री दोनों संयुक्त रूप से उसकी मेजबानी करेंगे। इस फोरम की जो शुरुआत है 2014 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी फिजी के दौरे पर गए थे और वहीं पे इसकी नींव पड़ी थी। 2015 में इसकी जो दूसरी बैठक है वो जयपुर में हुई थी और कई सालों के बाद अब ये तीसरी बैठक हो रही है। इस पूरे क्षेत्र में जिस तरीके से चीन का वर्चस्व जो है लगातार बढ़ता रहा है या उसने बढ़ाने की कोशिश की है, उस मद्देनजर भी देखें तो ये काफी अहमियत रखता है। ये जो देश है इसकी आबादी जो है वो 1.5 करोड़ के आसपास ही है और ये क्षेत्रफल में भारत से 7वें हिस्से के बराबर है, यानी कि भारत इससे 7 गुना बड़ा है। ये ऑस्ट्रेलिया के बिल्कुल करीब का देश है। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस रीजन में जो चीन ने अपना वर्चस्व बढ़ाया है और उसको रोकने के लिए जिस तरह से क्वाड का गठन हुआ है, जिसमें कि ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और अमेरिका जैसे देश हैं, तो ये यहाँ जो प्रधानमंत्री तकरीबन पूरा एक दिन बिताएंगे, उसकी अहमियत इस बात को लेकर है कि इन 14 देशों के साथ जो आपसी रिश्ते हैं वो तो मजबूत होंगे, उसमें आपसी सहयोग की बात तो आगे बढ़ेगी ही, लेकिन इस पूरे रीजन में सुरक्षा को लेकर और जो एक इंटरनेशनल रूल है उसको लागू करने को लेकर जिस तरीके की लगातार बात की जाती है कि इस क्षेत्र को उन्मुक्त रखना है व्यापार के लिए, आवाजाही के लिए, तो उस दिशा में भी काफी मदद मिलेगी। अगर हम पापुआ न्यू गिनी के बारे में थोड़ी सी बात करें तो इसमें चीन का दखल जो है लगातार बढ़ते रहने की खबर आती रही है। चीन ने काफी इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ पर, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर यहाँ पे पहुंचना चाहता है वो। और दूसरी अहम बात यह है कि जो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं वो चीन के दौरे पर भी जा चुके हैं, तो एक नजदीकी जो है वो किसी दो संप्रभु देश की आपस में रिश्ते और जो संबंध है वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन चीन का जो एक साम्राज्यवादी जो एक रवैया है इस पूरे क्षेत्र को लेकर, उसको काउंटर करने के लिए इन जैसे देशों के साथ बहुत नजदीकी जो ताल्लुकात है वो रखने की
जरूरत है और इसी अहमियत को समझते हुए इस दौरे को अंजाम दिया गया है। जब पहली बार भारत के प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो वहां पर जब वो अपने बैठकों का सिलसिला शुरू करेंगे तो द्विपक्षीय बातचीत भी होगी। फिजी के प्रधानमंत्री जो कि हाल ही में चुने गए हैं, पिछले साल दिसंबर में चुनकर आए हैं, उनसे पहली मुलाकात होगी प्रधानमंत्री मोदी की। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो 14 देशों का जो सम्मेलन हो रहा है, जिसको कि संयुक्त रूप से भारत और पीएनजी के प्रधानमंत्री मेजबानी जिसकी करेंगे, तो वो एक अहम बैठक होगी। और इसके बाद तीसरा लेग जो है, जो तीसरा चरण है भारत के प्रधानमंत्री के दौरे का, वो ऑस्ट्रेलिया का होगा। लेकिन फिलहाल नजर इस बात पर कि इस दौरे से क्या कुछ हासिल होता है। हमने देखा है कि जापान में 3 दिनों के दौरे में किस तरीके से व्यस्तता रही। जी, जैसे कि आपने बताया FIPIC की ये तीसरी जो है वो समिट यहाँ पर होगी और इन आइलैंड देशों में ट्रेड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ क्लाइमेट चेंज भी एक बड़ा कंसर्न होता है, खासकर ऐसी कंट्रीज के लिए जो समंदर में हैं, समंदर से घिरी हुई हैं। अब पीएम मोदी जब यहाँ पर पहुंचे हैं तो एक बात ये भी है कि जो इस FIPIC के सदस्य देश हैं वो सभी यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी बिल्कुल, 14 के 14 देश जो हैं वो मौजूद रहेंगे और जो प्रधानमंत्री मोदी जो उनको संबोधित करेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। और जहां तक क्लाइमेट चेंज की बात है तो एक बहुत बड़ा खतरा इन आइलैंड देशों के साथ ये होता है कि अगर गर्मी बढ़ी और समुद्र का जलस्तर ऊपर उठा तो सबसे पहला खतरा इन द्वीप वाले देशों के सामने होता है कि उनके डूबने का या उनके क्षेत्रफल का बड़ा हिस्सा पानी में जाने का खतरा होता है। तो इस लिहाज से जो क्लाइमेट है एक बड़ा इशू होता है इन देशों के लिए, दुनिया के बाकी देशों के साथ साथ। तो ये एक अहम मुद्दा ये भी रहने वाला है। और क्योंकि ये ऐसे छोटे छोटे देशों का एक समूह है जहां बहुत ज्यादा आर्थिक तरक्की जो है वो नहीं हुई है और उनकी निगाह होती है बड़े देशों की तरफ देखने की। और जब प्रधानमंत्री मोदी खुद वहां पे गए हैं तो एक फर्स्ट जो आई अकाउंट से वो उनकी जरूरत को समझेंगे, सुनेंगे और उस हिसाब से फिर जो दोनों देशों के रिश्ते हैं वो आगे बढ़ेंगे। बाकी दूसरे देशों के साथ भी और कई जो बायलैटरल्स हैं वो भी होने हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, फिजी के प्रधानमंत्री के साथ बायलैटरल जो द्विपक्षीय बातचीत है वो भी होनी है। तो जो एक लुक ईस्ट पॉलिसी है भारत की, उसके मद्देनजर ये काफी अहम दौरा है और इसके नतीजों के लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा कि क्या कुछ इस दौरे से निकलकर सामने आता है। बिल्कुल, ये देखना अहम होगा कि क्या कुछ इस दौरे से निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया उमा आपका। तो पीएम मोदी पापुआ न्यू गिनी यहाँ पर पहुंच गए हैं, FIPIC की समिट में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा द्विपक्षीय वार्ता भी यहाँ पर होगी, बातचीत भी होगी जो देश यहाँ पर मौजूद हैं उनके नेताओं के साथ। तो ये काफी अहम है। लेकिन जो तस्वीरें यहाँ पर आई पीएम मोदी के पहुंचने के बाद वो भी आप देखिए, आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उनका जो है जोरदार तरीके से स्वागत किया गया। जो वहां के प्रधानमंत्री हैं पापुआ न्यू गिनी के, वो खुद वहां पर थे और पैर छूकर उन्होंने पीएम मोदी को यहाँ पर रिसीव किया। सम्मेलन में आगे बढ़ते हैं। जापान के हिरोशिमा में बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद प्रधानमंत्री मोदी के पास चलकर आए और गले लगे और पीएम मोदी से उन्होंने कहा कि प्रमुख नागरिकों के अनुरोध अब एक चुनौती बन रहे हैं क्योंकि सब पीएम मोदी के कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं। दरअसल पीएम मोदी 21 से 24 जून तक अमेरिका के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान व्हाइट हाउस में पीएम मोदी की मेजबानी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन करेंगे। उसी कार्यक्रम का जिक्र अमेरिकी राष्ट्रपति कर रहे थे और इस खबर पर यह खास रिपोर्ट आप देखिए। और माना यह जा रहा है जैसे गले मिलकर दोनों नेताओं के बीच मुलाकात हुई, माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद से चूंकि दोनों नेता इस वक्त जापान के हिरोशिमा में हैं, G7 की जापान में क्वाड समिट के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोले अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन कि हमारे लिए दिक्कत बन गई है आपकी लोकप्रियता। अमेरिकी राष्ट्रपति खुद चलकर पीएम नरेंद्र मोदी के पास पहुंचे, बेहद गर्मजोशी से गले मिले और बोले कि आपसे मुलाकात चाहने वालों के कॉल ही खत्म नहीं हो रहे हैं। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज भी वहीं मौजूद थे और वह भी पीएम मोदी की लोकप्रियता से परेशान है। इसके अलावा बाइडेन ने तो ऑस्ट्रेलियाई पीएम की कहानी सुनकर पीएम मोदी से ऑटोग्राफ तक मांग लिए। ये बात तो सभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेहद ही लोकप्रिय नेता हैं
और ये साबित भी हुआ है जब वे पहली बार 2014 में और उसके बाद 2019 में चुनाव जीतकर सरकार के शीर्ष पद पर बैठे। लेकिन एक बेहद दिलचस्प पहलू ये है कि उनकी लोकप्रियता देश की सीमाओं में बंधी हुई नहीं है। वे विदेशों में भी उतने ही पसंद किए जाते हैं जितना हमारे मुल्क में। बाइडेन ने पीएम मोदी को बताया कि अमेरिका के ढेरों मुअज़्ज़िज़ लोग पीएम मोदी की झलक पाने और उनसे मुलाकात करने के लिए लगातार बाइडेन को कॉल कर रहे हैं। बाइडेन के मुताबिक ऐसा लगता है जैसे वॉशिंगटन में पीएम मोदी के सम्मान में अगले महीने आयोजित होने जा रहे रात्रि भोज में शिरकत करने की इच्छा रखने वालों में समूचा अमेरिका शामिल हो गया है। बाइडेन ने पीएम मोदी के करीब आकर कहा कि उनके पास रात्रि भोज के कार्यक्रम के टिकट खत्म हो गए हैं, लेकिन लोगों के कॉल आना बंद नहीं हो रहे हैं। इसी तरह ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज ने भी बताया कि कैसे सिडनी में होने वाले पीएम मोदी के स्वागत कार्यक्रम में शिरकत के तमन्नाइयों के कॉल आना बंद ही नहीं हो रहे हैं। एल्बनीज के मुताबिक उनके पास 20,000 लोगों की क्षमता है, लेकिन शिरकत के अनुरोध इससे कहीं ज्यादा हैं और यही उनकी दिक्कत की वजह बन रहा है। बस यही वो मौका था जब बाइडेन ने भी हंसते हंसते पीएम मोदी से ऑटोग्राफ लेने की इच्छा जताई। दरअसल पीएम मोदी को अपनी इसी विदेश यात्रा के दौरान मंगलवार को सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों के सीईओज और महाद्वीप मुल्क के व्यापारिक नेताओं के साथ एक बैठक करनी है, जिसका जिक्र ऑस्ट्रेलियाई पीएम कर रहे थे। इसके बाद अगले माह जून में पीएम मोदी को अमेरिका की यात्रा पर रवाना होना है, जहां उनके लिए व्हाइट हाउस में उनके सम्मान में रात्रि भोज आयोजित किया जाएगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपए के नोट को चलन से बाहर करने का ऐलान किया है और आप 30 सितंबर तक 2000 रुपए के नोट बदलवा सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने भी इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। और क्योंकि वक्त इसमें है तो इसलिए कई सारे सवाल लोगों के मन में थे, तो यहां पर जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से यहां पर गाइडलाइंस जो है वो दी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि बैंक में अब कोई स्लिप जो है इसके लिए नहीं भरना होगा या फिर फॉर्म नहीं भरना होगा। नोट बदलने के लिए आपको कोई पहचान पत्र भी नहीं देना होगा। बैंकों में आधार कार्ड या पैन कार्ड जैसे पहचान पत्र ले जाने की मजबूरी भी नहीं है और एक बार में 2000 के 10 नोट ही बदले जा सकेंगे। 23 मई से 30 सितंबर तक ये नोट जो है वो बदले जा सकेंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का अपनी सभी शाखाओं को इसको लेकर निर्देश जो है वो पहुंचा है और सोशल मीडिया पर तरह तरह के जो भ्रम फैल रहे थे उन पर एक तरह से विराम अब इसके बाद लगेगा। और इसको लेकर सारी जानकारी हमारे सहयोगी हिमांशु दे रहे हैं। आमतौर पर जब आप बैंक में हम और आप जब कैश जमा करने जाते हैं तो एक रिक्विजिशन स्लिप भरना होता है और रिक्विजिशन स्लिप अगर आप उस बैंक में जा रहे हैं जहां आपके पास अकाउंट नहीं है तो संभव है कि कैशियर आपसे कोई पहचान पत्र भी मांगे। लेकिन अब ये तय किया गया है कि इस जो प्रक्रिया शुरू हो रही है 2000 के नोट को विड्रॉ करने की, उसमें ना कोई स्लिप भरने की जरूरत होगी और ना ही पहचान पत्र दिखाना होगा। यानी बहुत साफ है कि अगर मेरे पास बहुत पैसा है तो मैं कुछ लोगों की मदद लेकर अलग अलग बैंकों में अपने पैसे जमा कर सकता हूं और मेरी पहचान भी सुरक्षित रहेगी और जिन व्यक्तियों को मैं ये जिम्मेदारी दूंगा उन्हें कोई फॉर्म भी नहीं भरना होगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो दूसरा स्पष्टीकरण आया है सरकार की तरफ से, उसमें यह कहा गया है कि कोई भी एक व्यक्ति एक दिन में एक बार में 20,000 रुपए तक एक्सचेंज करा सकता है 2000 रुपए के नोट और कई बार वो ये प्रक्रिया के थ्रू आप गुजर सकते हैं। यानी जो लाइन लगेगी कल से परसों से उसमें आपके पास ये ऑप्शन होगा कि अगर आप 20,000 से ज्यादा का पैसा जमा करना चाहते हैं 2000 रुपए के नोट तो आप लाइन में लगे, एक बार में आपसे 20,000 रुपए तक के नोट लिए जाएंगे, उसके बाद आपको दोबारा लाइन में लगना होगा और आप फिर से 2000 रुपए के नोट को जमा कर सकते हैं। तो ये एक सहूलियत होगी आम लोगों के लिए जिनके पास 2000 रुपए के ज्यादा नोट्स हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक ये माना जा रहा था कि अगर आप बैंक में जाते हैं तो आपकी पहचान रिवील हो सकती है, क्योंकि अगर आप पैसे डिपॉजिट करते हैं अपने अकाउंट में तो वो तो बैंक के अकाउंट में आ जाएगा कि इस व्यक्ति के खाते में इतना पैसा अगले 4 महीने 30 सितंबर तक जमा हुआ है और बाद में संभव है कि पूछताछ भी की जाए। इस तरह की एक प्रक्रिया आपको याद होगा नोटबंदी के समय की गई थी, लेकिन इस बार बहुत स्पष्ट साफ तौर पर सरकार की तरफ से बहुत हाईएस्ट लेवल पर यह स्पष्टीकरण आया है कि इस पूरी प्रक्रिया के दौरान किसी भी व्यक्ति की पहचान
दिखाने की जरूरत नहीं होगी, उनके पहचान को सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही ना कोई रिक्विजिशन स्लिप भरने की जरूरत होगी। इसका यह भी मतलब है कि लिखित तौर पर भी कोई रिकॉर्ड बैंक के पास नहीं होगा कि कौन व्यक्ति है, उसने कितना पैसा 2000 रुपए के नोट जमा किए। और तीसरा महत्वपूर्ण बात, जिसको कि मैंने पहले भी विस्तार से जिक्र किया है, कि आप एक दिन में कई बार 20,000 रुपए तक के नोट एक बार में ना सिर्फ अपने बैंक में जहां पर आपका अकाउंट है, बल्कि किसी भी बैंक में जाकर आप जमा कर सकते हैं। और इसके पीछे सोच ये है कि भीड़ भाड़ ना हो। देखिए, नोटबंदी के समय आपको याद होगा एक बहुत बड़ा संकट देश में लगभग हर बैंक में खड़ा हुआ था, लेकिन इस बार सहूलियत ये भी है कि अगर मैं उस बैंक में भी जा सकता हूं जहां पर मेरा बैंक अकाउंट नहीं है, यानी अगर आपके घर के पास कोई बैंक है जहां ज्यादा भीड़ नहीं है, तो बेहतर होगा कि आप वहीं पर जाकर कई मेजर्स के जरिए अपने 2000 रुपए के नोट को एक्सचेंज करवा लें। दिल्ली को लेकर केंद्र के अध्यादेश को राज्यसभा में रोकने के लिए केजरीवाल की मुहिम जो है वो अब यहां पर दिख रही है। शरद पवार, उद्धव ठाकरे और ममता बनर्जी से अरविंद केजरीवाल मुलाकात करेंगे और 23 मई को कोलकाता में ममता बनर्जी से वो मिलेंगे। 24 मई को मुंबई में उद्धव ठाकरे से मुलाकात करेंगे और 25 मई को मुंबई में शरद पवार से वो मुलाकात करेंगे। यहाँ तो आए ही थे आपसे मिलने के लिए, और इनको काफी जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ बहुत अच्छा। परसों 3 बजे ममता जी के साथ मेरी कलकत्ता में मीटिंग है और उसके बाद एक एक करके मैं हर पार्टी अध्यक्ष से पूरे देश के अंदर मैं मिलने के लिए जाऊंगा। मैंने आज माननीय नीतीश कुमार जी से भी निवेदन किया कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें और मैं भी एक एक राज्य में जाके एक एक नेता से मिलके राज्यसभा में जब ये बिल आए, इस बिल को हराने के लिए मैं सबसे फॉर्मली समर्थन मांगने के लिए जाऊंगा। तो आपने देखा, दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वो केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के अभियान में एक तरह से जुटे हुए हैं और इसी सिलसिले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की और इस मुलाकात में बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे और मुलाकात के बाद तीनों नेताओं ने विपक्षी एकता को और मजबूत करने की बात कही और साथ ही अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सर्विसेज के मुद्दे पर दोनों नेताओं से समर्थन भी मांगा। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं और जो कुछ भी है हम लोग जो आगे भी जो मीटिंग करेंगे, जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी पार्टियां एकजुट हो जाएं और मिल करके हम लोग पूरे देश में अभियान चलाएं, हर राज्य में अभियान चलाएं कि सब कुछ कानून का पालन होना चाहिए, आपस में सब लोगों के बीच में प्रेम और भाईचारे का भाव होना चाहिए और जिस तरह से लोगों के बीच में विवाद पैदा करने की कोशिश होती है उन सब चीज को बंद करना चाहिए। तो सब लोग तो सहमत है ही और उसके बाद अगर इस तरह की कोई बात होगा तो जो कह रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर इनके साथ हैं। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इनके साथ हम लोग हैं। हालांकि इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को कुछ दलों की नाराजगी का भी सामना करना पड़ा है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है और उन्होंने राघव चड्ढा के ट्वीट के जवाब में कहा कि राघव ने कहा कि दिल्ली के साथ जो किया गया वो एक मजाक है और ये सहकारी संघवाद की भावना के खिलाफ है। ये शर्म की बात है कि आम आदमी पार्टी ने 2019 में बीजेपी के साथ खुशी खुशी जाने के दौरान अपने ही कदम से होने वाले खतरों को महसूस नहीं किया। जम्मू कश्मीर को खंडित कर दिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लोगों को 5 साल के लिए यहां से बेदखल कर दिया गया। दुख की बात है कि आपका ही कदम अब आप पर भारी पड़ रहा है। बीजेपी ने भी केजरीवाल और नीतीश की मुलाकात पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जो केजरीवाल के करीब गया है उसका कद घट गया है। नीतीश जी पर मुझे थोड़ी सी आज दया आई क्योंकि जो अरविंद केजरीवाल से सटा है उसका कद घटा है और आज जिस प्रकार से उनके अपने सबसे करीबी साथी जेल में है, बेल तक नहीं मिल रही है, ऐसे लोगों का साथ आना इस दिल्ली और देश के लोगों को देखना चाहिए कि इनका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, किसी प्रकार से अपने भ्रष्टाचार की सल्तनत को बचाना और देश की जनता, दिल्ली की जनता कभी ये होने नहीं देगी, ये हमारा पूरा विश्वास है।
गृहमंत्री अमित शाह ने आज अहमदाबाद में मोदी समाज के राष्ट्रीय महासम्मेलन को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि पहली बार इतने गरीब घर से निकला हुआ व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है। पीएम मोदी ने करीब 13 करोड़ लोगों के घर में सिलेंडर भेजे, 10 करोड़ लोगों के घर में शौचालय बनवाए, 3 करोड़ लोगों को घर दिए और 70 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सेवाएं मुफ्त में दी। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस 56 साल तक सत्ता में रही लेकिन कभी भी ओबीसी समाज के लिए सम्मान के लिए एक भी काम नहीं किया। पहले केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन नहीं था। रिजर्वेशन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। नीट की एग्जाम में रिजर्वेशन नहीं था, वो रिजर्वेशन लाने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और ओबीसी की सूची में संशोधन की भी बार संशोधन की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी ने की। आज तक कांग्रेस लगभग 56 साल तक देश में शासन पर रही, परंतु कभी भी ओबीसी समाज के सम्मान के लिए एक भी काम नहीं किया। आप सबको गौरव होना चाहिए, हमें तो है ही, हम साथ में काम किए हैं, वो गुजरात के हैं और देश के लिए भी गौरव है, मगर आप सबको गौरव होना चाहिए कि मोदी जी आपके समाज के लिए काम। और ये राठौड़, तेली, साहू, मोदी समाज का देश को बहुत बड़ा योगदान है कि आपने एक ऐसा प्रधानमंत्री दिया है जिसने भारत के गौरव को दुनिया में प्रस्थापित करने का काम किया है। आज बाइडेन भी अगर कहते हैं कि हमें मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए, आप अमेरिका में बहुत लोकप्रिय हो, तब भारतीय नाते बहुत आनंद आता है, बहुत गौरव होता है, बहुत खुशी की महसूस होती है। बेंगलुरु में भारी बारिश से बिगड़ते हालात जो है वो दिख रहे हैं। भारी बारिश से कई इलाकों में यहां पर पानी भर गया है और बेंगलुरु के एक सबवे में कार फंस गई और इस कार में 7 लोग सवार थे, उनमें से एक लड़की की मौत हो गई है। सीएम सिद्धरामैया भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। उन्होंने मृतक लड़की के परिजनों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। तो जो मौसम है उसकी वजह से बेंगलुरु में लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बेंगलुरु में हालात जो है वो काफी बिगड़ते हुए दिख रहे हैं इस मौसम की वजह से। और ये हादसा भी यहाँ पर हुआ जिसमें 7 लोग जो है उस कार में सवार थे, इसमें से एक लड़की की यहाँ पर मौत हो गई है। हमारे सहयोगी निहाल किदवई हमारे साथ जुड़ गए हैं। निहाल, बताइए इस हादसे के बारे में और मौसम को लेकर क्या वहां पर अभी है स्थिति? तकरीबन 3 बजे के आसपास तेज बारिश अचानक बेंगलुरु में शुरू हो गई। इसके बाद विधानसभा के नजदीक ही एक केआर सर्कल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सर्कल है जो कि रिजर्व बैंक और दूसरे जो डीजीपी ऑफिस इन सबको जोड़ता है शहर से। उस सर्कल के पास एक सबवे है, उस सबवे में पानी जमा हो गया था, तो ट्रैफिक पुलिस ने वहां पे बैरिकेड लगा दिए थे। लेकिन एक कैब आई जिसके अंदर 7 लोग सवार थे। कैब ड्राइवर को ऐसा लगा कि शायद वो वहां से निकल जाएगा और ऐसे में उसने गाड़ी बैरिकेड होने के बावजूद उसने सबवे के अंदर गाड़ी घुसा दी। अब ऐसे में क्या हुआ कि पानी जब गाड़ी के अंदर भरने लगा तो तब उसको एहसास हुआ कि शायद उसको इस सबवे में नहीं आना चाहिए और ऐसे में, लेकिन तब तक लेट हो चुका था। कुछ लोग जो उसमें सवार थे वो खुद ही बाहर निकल आए। जब वहां पर शोर मचा तो आसपास के लोग और तुरंत फायर ब्रिगेड भी वहां पर पहुंच गया क्योंकि पास में ही दफ्तर है, तो फायर ब्रिगेड के लोग भी वहां आ गए और सबने मिलकर बचा लिया। लेकिन एक महिला की दम घुटने से अस्पताल में मौत हो गई। जब उसको वहां ले जाया गया तो उसको मृत घोषित कर दिया गया। मुख्यमंत्री, चूंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि विधानसभा के पास ही है, तो मुख्यमंत्री को जब पता चला सिद्धरामैया को तो वो फौरन वहां पर पहुंचे। पुलिस कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों के साथ उन्होंने 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है।
तो अब ये देखना है कि पानी जब वहाँ जमा हो रहा है तो इस तरह के सबवेज में पानी क्यों जमा हो रहे हैं जी। और क्या निकासी में किसी तरह का कोई बाधा है। इसके साथ ही शहर में 3-4 और जगहों पर भी इस बारिश की वजह से पेड़ गिर गए, जिससे कि कुछ गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। हालांकि सरकार का यह कहना है कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की मदद से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि जल्द से जल्द जहां जहां भी पानी जल जमाव हो सकता है उसको क्लियर कर दिया जाए ताकि लोगों को तकलीफ न हो। लेकिन मानसून की शुरुआत भी अभी नहीं हुई और एक बारिश में देखिए किस तरह के हालात हो गए। निहाल, अब भी बारिश हो रही है क्या वहां पर, और आगे के लिए क्या अनुमान बताया जा रहा है मौसम का? देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक बेंगलुरु शहर के साथ साथ जो दक्षिण कर्नाटक है उसके आसपास के इलाकों में बारिश की संभावना जताई गई है और यहाँ पर अभी हल्की बूंदाबांदी हो रही है। वो जो बारिश हमें 3 से 4 बजे के बीच में दिखी थी वो नहीं है, लेकिन काफी हल्की बारिश हो रही है, बूंदाबांदी यहाँ पे हो रही है। क्रिकेट का मैच भी होना है यहाँ पर IPL का, मुझे नहीं लगता कि वो मैच हो पाएगा इस तरह से जिस तरह से बारिश अभी भी हल्की बूंदाबांदी हो रही है यहाँ पे। तो कुल मिलाकर के अब एक बड़ी चुनौती नई सरकार अपने सामने है और ऐसे में इस तरह से अगर बारिश अभी 4 तारीख से 4 जून से मानसून की यहाँ शुरुआत होगी और उसके ठीक पहले अगर इस तरह के हालात एक हल्के से बारिश की वजह से होता है तो आप समझ सकते हैं कि पिछली बार जिस तरह के हालात हमें यहाँ देखने को मिले थे उससे भी हालात खराब हो सकते हैं। बिल्कुल निहाल, मानसून अभी शुरू भी नहीं हुआ है, उससे पहले बारिश हुई तो उसमें किस तरह के हालात वहां पर दिखे ये आप देख सकते हैं। शुक्रिया निहाल आपका सब जानकारी के लिए। विश्वविद्यालयों में एडमिशन के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आज से शुरू हो गया है और ये 31 मई तक चलेगा। पिछली बार एंट्रेंस टेस्ट में कई दिक्कतें आई थीं, जैसे सर्वर खराब होने के चलते टेस्ट रद्द होना, सिलेबस के बारे में पता ना होना, और इस बार नोएडा में एंट्रेंस टेस्ट करीब 1.5 घंटे देर से शुरू हुआ। गर्मी के चलते कुछ छात्र यहां पर बेहोश भी हो गए। नोएडा में एग्जाम सेंटर से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट आप देखिए। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए CUET एग्जाम शुरू हो गया है। ये एग्जाम 31 मई तक चलेगा। इस वक्त मैं हूँ नोएडा के एक एग्जाम सेंटर में और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो एग्जाम देकर आ रहे हैं। कुछ बच्चों से बात करते हैं जो कि यहाँ पर एग्जाम देकर आ रहे हैं। भैया, क्या नाम है आपका? सर, सात्विक। अच्छा, ये बताइए कि पिछली बार जो है सेशन लेट हो गया था, एग्जाम में बहुत सारी समस्याएं आई थी, सर्वर डाउन था, कहीं एग्जाम सेंटर भी जो है कैंसिल हो रहे थे। इस बार कैसा रहा? सर, इस बार यहाँ के मैनेजमेंट तो बहुत ही पहला सेशन इतना लेट हुआ, हम लगा लो हम द्वारका से आया हूँ मैं, तो 2 घंटे खड़े रहे, इतनी धूप है, सब पेरेंट्स घुसे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, इतना लेट उन्होंने एंट्री दी, तो मैनेजमेंट तो बहुत बेकार था सर। अच्छा, आप भी एग्जाम देकर आए हैं क्या? इससे पहले से खड़े थे जब हम विशाल हमें गए जगह थे ना, यहाँ पर इतनी देर बहुत लोग ही खड़े हुए थे पर जाने नहीं दे रहे थे अंदर, रुके पड़े थे, 1.5-2 घंटे से खड़े थे हम, यूँ लगा लो। पर अंदर सारी फैसिलिटी अच्छी है, पर जब गए थे ना, जब भीड़, उसमें प्रॉब्लम हुई थी बस। मैं एक पेरेंट्स हूँ, हम लोग गुड़गांव से आए हैं। हमारा पेपर स्टार्ट होना था 12 और पेपर स्टार्ट हुआ है 1:10 पे, तो बच्चों की एंट्री हुई है। कोई मैनेजमेंट नहीं है, ना सेंटर की तरफ से है, ना पुलिस की तरफ से है, ना प्रशासन की तरफ से है। उनको ट्रैफिक मैनेजमेंट करना चाहिए, पहले ट्रैफिक बंद कर देना चाहिए। और एक दिन में जो 3 शिफ्ट करी है ये बिल्कुल गलत है। एक शिफ्ट खत्म होती है, उसके साथ में ही 15 मिनट में दूसरी शिफ्ट स्टार्ट हो रही है, ये बिल्कुल गलत है। कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए। जो बच्चे करके आ रहे हैं उनको निकलने का टाइम मिले, दूसरे बच्चों को आके सेटल होने का टाइम मिले। जो मैनेजमेंट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा मैनेजमेंट करने का टाइम मिले। ये व्यवस्था ही नहीं है, पता नहीं क्या है। कुछ बच्चे बेहोश भी हो गए थे। हाँ, यहाँ पे गेट पे बच्चे कुछ फेंट होकर गिर गए थे गर्मी की वजह से। 44 के 42-3 के आसपास टेम्परेचर है, तो ये पानी की व्यवस्था नहीं है सेंटर पे। बच्चों इतनी दूर से बच्चों को बुलाया हुआ है, डिफरेंट स्टेट से बुलाया हुआ है। यहाँ के लोकल बच्चों का सेंटर ही यहाँ पे होना चाहिए था। तो यहाँ पर जो नोएडा के सेक्टर 62 का एग्जाम सेंटर है, यहाँ पर बच्चों का एग्जाम तो ठीक हुआ है, लेकिन जो एग्जाम को लेकर व्यवस्थाएं हैं उससे लोग नाराज हैं। कई बच्चे गर्मी में बेहोश हो गए और करीब 1.5 घंटे बच्चों को, उनके घर वालों को वेट करना पड़ा। आप देखिए कि चारों तरफ किस तरह से भीड़ है यहाँ पर। और जो बच्चे हैं उनका कहना ये है कि एक ही दिन में 3 शिफ्ट में एग्जाम करवा दिए, जिससे कि यहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो गई और तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो फैल गई। तो नोएडा के सेक्टर 62 में एग्जाम सेंटर का ये नज़ारा है, जहाँ पर
बच्चों को, उनके घर वालों को काफ़ी परेशानियां हुई और आखिरकार उसके बाद फिर बच्चों को एग्जाम सेंटर में एंट्री मिली और तब जाकर वो एग्जाम दे पाए। नोएडा से कैमरामैन सुदीश के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, NDTV इंडिया।